हेलो बच्चों, आज हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। बोहर का एटॉमिक मॉडल क्यों आया? क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे कि स्टेबिलिटी। वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। और मैक्सवेल कह रहे थे, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है, वो कह रहे थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था स्टेबिलिटी को। दूसरा, लाइन स्पेक्ट्रम। एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो विब ग्योर बनाता है। इसमें सब ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। वेब ग्योर ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। सपोज इसमें से कुछ कलर्स हम मिस कर दें तो अब ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। बीच में हम मान लें कि यहाँ कुछ भी नहीं है, डार्क है, तो वायलेट, डार्क, फिर ब्लू, फिर डार्क, फिर येलो, फिर डार्क, फिर रेड, जैसे बार कोड होता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो हर एक एटम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो उसी का होता है, लेकिन वो डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, इसके बारे में रदरफोर्ड साहब का मॉडल बता नहीं पाया। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल प्रपोज किया गया, जिसको हम बोलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। आइए इसकी बात करते हैं। बोहर साहब ने कहा ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी घूम सकता है। रदरफोर्ड साहब ने तो कोई कंडीशन रखी ही नहीं थी, कोई डिस्टेंस बताया ही नहीं था। उन्होंने तो कहा था कि जैसे आपके स्कूल का कैंपस है उसमें आप कहीं भी घूम सकते हो, जब चाहे प्रिंसिपल के कमरे में घुस गए, वाइस प्रिंसिपल के कमरे में घुस गए, चेयरमैन के कमरे में घुस गए, है ना, बिना परमिशन के कहीं भी घुस गए, किसी भी क्लास में चले गए। ऐसा नहीं है। आप कुछ सर्टेन जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर आप अलाउड हो जाना, आपकी क्लास, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी घुस सकता है। उन्होंने एक नई टर्म दी, एनर्जी लेवल। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ एनर्जी लेवल्स में ही घूम सकता है, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो इन्होंने बोल दी ये इसकी स्टेशनरी स्टेट है। उन्होंने इसका नाम भी रख दिया KLMN, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन सपोज K शेल में है, इट विल नॉट emit radiations। अब ये बात तो उन्होंने वैसे ही कर दी। मैक्सवेल साहब कह रहे थे कि रेडिएशन एमिट करेगा, ये कहते नहीं करेगा। ये कहते कि अगर क्लासिकल कंसेप्ट्स वाले जो हैं चाहते हैं चीज़ों को नए तरीके से देखना, तो उन्हें अपने वो पुराने थ्योरीज को थोड़ा सा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। जैसे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, बहुत अच्छे हैं, सब जगह एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते उनको, है ना। तो अगर आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना है
तो अपनी जो वो सोच है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि वो एमिट नहीं करेंगे रेडिएशंस। वो कहते मैं कैसे मान लूँ कि करेंगे जब मेरे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है जो डिसकंटिन्यूस आ रहा है। कोई रीज़न तो है वो डिसकंटिन्यूस है। अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। कोई बात तो है जो स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस है। तो कहते हैं प्रैक्टिकल को ज़्यादा वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस बात को भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है और रेडिएशन एमिट कर रहा है। उन्होंने बोला जब तक वो अपने एनर्जी लेवल में है, अपनी स्टेशनरी स्टेट में है, चाहे वो कोई भी है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। उस पर कंपल्शन है कि उसको उतनी एनर्जी से यहाँ पे घूमना ही पड़ेगा। उसके पास अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो वो यहाँ पर होगा ही नहीं। अगर वो यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक नई बात बोल दी, एनर्जी लेवल्स की बात दी में, कि बात सही है कि जैसे प्लैनेट्स हैं हमारे, वो भी अपने ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, पार्टिकुलर ऑर्बिट में। ऐसा तो नहीं कोई कहीं भी घुस जा रहा। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ है। और ये बात याद करना कि बोहर का मॉडल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उनके लिए। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हम। तो उन्होंने फर्स्ट हमें दिया पॉइंट एनर्जी लेवल्स का। ओके, उन्होंने एक दूसरी बात भी बोल दी। उन्होंने अपना पॉइंट रखा एक, उन्होंने कंडीशन लगा दी, क्वांटम कंडीशन। उन्होंने बोला जब तक अब एनर्जी लेवल में, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल है। एंगुलर मोमेंटम समझते हो आप? जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर चल रहा होता है तो उसकी मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? मोमेंटम। यही जब वो सर्कल में चल रहा होता है तो रेडियस में इंक्लूड कर दो तो क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम। वैसे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, वो फिजिक्स में आप डिटेल में सीखोगे। यहाँ पर इतना सीख लो कि mvr इज इक्वल टू h/2π और एक लगा दिया n। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है। n की वैल्यू कोई नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी उठ के हो जाए, 1.1, 1.2, 1.4, ऐसा कुछ नहीं है। या तो 1 या 2 या 3 या 4, ये इंटीजर है। तो वही ऑर्बिट्स परमिसिबल हैं, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π के इक्वल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लगा दिया? क्वांटम कंडीशन। उन्होंने क्या कर दिया? क्वांटाइजेशन कर दिया, इसका टुकड़ों में बांट दिया। कॉन्टिन्यूस नहीं है कुछ भी, या तो यहाँ पर है, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर। इसके बीच में ऐसी कोई जगह नहीं है। जैसे कि मूवी हॉल में सीट्स हैं, सीट्स के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठोगे तो मूवी कैसे दिखेगी, है ना? तो सीट्स हैं, उन्हीं सीट्स पे आप बैठ सकते हो। ठीक है, आपने पीछे की टिकट ली है तो आप वहाँ बैठ सकते हो, आगे की लिए तो आप आगे बैठ सकते हो। बीच में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, बीच में रैंप आ गया, फिर सीढ़ी चढ़ रहे फिर रैंप आ गया, ऐसा कुछ। ओनली फिक्स है, स्टेप आपके फिक्स है। ऐसे ही ये भी फिक्स है। ठीक है, हमें एक नया और वर्ड मिला, क्वांटम कंडीशन रख दिया उन्होंने, इसको क्वांटाइजेशन
भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। तीसरा उन्होंने दिया न्यूक्लियर कंसेप्ट। उन्होंने कहा, उन्होंने रदरफोर्ड से ही ये लिया चीज। रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको वो यूज कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारी अर्थ भी ऐसे ही कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बना के घूम रही है। अगर आप थ्रेड बांध दो स्टोन के साथ, तो थ्रेड की टेंशन फोर्स है उसको स्टोन यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करती है, उसको इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ घूमता है। तो उन्होंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 को आप मान लो प्रोटॉन का चार्ज, Q2 को आप मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन तो बहुत सारे होंगे, सपोज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास, तो ये बन जाएगा ZE × E/r², है ना। इसको आप ZE²/r² भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और अभी हमने किया था mvr क्या होता है? NH/2π। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा? m²v²r² n²h²/4π²। इसको ले लो इक्वेशन 2। स्क्वेयरिंग इसलिए की कि v² से v² जो है वो कट जाए। तो सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m²v²r² n²h²/4π² डिवाइडेड बाय mv²/r 1/4πε0 ZE²/r²। यही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ रब करना पड़ेगा, इसको रब कर देते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। m²v²r² m²v²r² अपॉन mv²
और ये r ऊपर चला जाएगा इंटू आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर इंटू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर अपॉन जेड ई स्क्वेयर हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पर पाई बच जाएगा, m से m कट जाएगा, v स्क्वेयर से v स्क्वेयर कट जाएगा, r स्क्वेयर से r स्क्वेयर कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम आर इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई काट दो, एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r की। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, r हमारे पास क्या आया, एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इसमें h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ये जब सब कांस्टेंट्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.529 एन स्क्वेयर जेड एमस्ट्रॉन्ग में आएगा ये आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एक रेडियस आ गया किसका, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये फर्स्ट का रेडियस आ गया, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड का रेडियस आ गया। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। इससे हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ओके, रेडियस निकाल लिया हमने, अब वेलोसिटी निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, इसको रब कर दूं। तो हमारे पास r क्या आ गया, एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वेयर। इनकी वैल्यू को पुट कर दिया तो क्या आ गया, 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास रेडियस आ गया, हमने रेडियस निकाला है ये। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। एम वी आर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन से एन गया, एस से एच गया, पाई से पाई गया, एम से एम गया, तो वी क्या हो गया, वी हो गया जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच 2NH, है ना, 2NH एप्सिलॉन नॉट। हमें E पता है, H पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, तो हमारे पास V क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड ZB और NB। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, Z एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होगा। n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो यही आएगी, 2 पुट कर देंगे तो और कम आ जाएगी, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास वेलोसिटी क्या आई,
जेड ई स्क्वायर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट या 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना निकाला हमने? जेड ई स्क्वायर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा 1/2m जेड स्क्वायर ई फोर एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये? हाफ एम जेड स्क्वायर ई फोर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? एम जेड स्क्वायर ई फोर 8 एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यही होती है। अब यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, जेड ई माइनस ई अपॉन आर। हमने काइनेटिक एनर्जी में तो साइन का ध्यान नहीं रखा, पोटेंशियल एनर्जी में हम साइन का ध्यान क्यों रख रहे हैं? सपोज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, हम उसको पास लेके आ रहे हैं, क्या हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो अपनी ही फोर्स और अट्रैक्शन से खींचा चला आ रहा है। ठीक है, वो खुद ब खुद ही आ रहा है। ठीक है, जब अपने आप ही काम हो रहा है तो नेगेटिव, और साथ में ये उसका डबल होगा। ठीक है, इसलिए हम उसमें साइन का ध्यान रखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू यहाँ पर है बच्चों, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस जेड ई स्क्वायर, ये मिलके क्या बन जाएगा? यहाँ पर कर दूँ, जेड स्क्वायर ई फोर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, एम अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही बचेगा। बच्चों अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा -2 जेड ई स्क्वायर
E4 Z स्क्वायर E4 M अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर S स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी का डबल आ रही है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? एम जेड स्क्वायर E4 8 N स्क्वायर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, साइन मैंने बता दिया हमने साइन क्यों रखा यहाँ पे, उसमें आर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उससे हमारे पास ये आया, इसको हमने यूज़ करके यहाँ पर ले लिया और इससे हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन। ओके, अब हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 N स्क्वायर S स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस में आई थी 2 M Z स्क्वायर E4 8 N स्क्वायर S स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस M Z स्क्वायर E4 अपॉन 8 N स्क्वायर S स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या आई है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। हम जैसे धरती से अट्रैक्टेड है तो हमारी एनर्जी भी नेगेटिव है। उसी नेगेटिव एनर्जी को हमें तोड़ना पड़ता है, रॉकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं ऊपर जाने के लिए। धरती सन से बंधी हुई है तो धरती में भी नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे ही टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, ठीक है। इतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है, ठीक है। अगर उसको यहाँ से तोड़ के जाना है तो उसको इतनी एनर्जी पहले गेन करनी पड़ेगी, तभी वो जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता। क्लियर। इसलिए हमारी वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। और अगर हम ये सारे कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर ले तो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर जूल में चाहिए तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर N स्क्वायर जूल, ठीक है, में आ जाएगी, जूल पर एटम में आ जाएगी। तो ये भी वैल्यू आपको याद करनी है, ये भी वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन साइन नेगेटिव होता है, और ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है लेकिन साइन दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। तो बस हमें वैल्यू याद करनी है, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है,
लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 Z² n²। ठीक है, इफ n 1 हो तो ये कितनी वैल्यू आएगी, -13.6। और हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 होता ही होता है, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 13.6 आ जाएगा। अगर n 2 है तो 13.6/2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 3.4 आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 3 है तो अपॉन 9 -1.51 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो अराउंड अबाउट 0.85 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आती जाएंगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट में उसकी एनर्जी कितनी है, 13.6, सेकंड में 3.4, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, अब -13.6 है उसका K शेल में वैल्यू। ठीक है, अगर उसको हम 5 एनर्जी देते हैं तो कितना आ जाएगा ये, -8.6। लेकिन अगला एनर्जी लेवल तो -3.4 पे है, तो ये वैल्यू परमिसिबल नहीं है। सपोज इसमें से हम इसको 10.2 की एनर्जी देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -3.4। तो ये 10.2 की एनर्जी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन, अपना शेल जो है छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो है बोहर का जो है फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। इसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। कि पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ सकता है। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो अगले शेल में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो अमिट करेगा तो नीचे आ जाएगा। इसको आप मान सकते हो जैसे कि जो के शेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, जिनके 0 नंबर आते हैं। तो जब तक वो 0 वाले ग्रुप में है, के ग्रुप में है, तो सभी उसमें 0 वाले ही हैं। ठीक है, किसी की कोई क्या बेइज्जती करेगा, है ना, किसी का मजाक कौन कैसे उड़ाएगा। अगर वो चाहता है कुछ आगे बढ़ना, कुछ पढ़ना, तो सपोज 3 नंबर वाला ग्रुप है तो वो कुछ पढ़ेगा, उसके नंबर 3 आने लग जाएंगे 10 में से, तो अब वो इस ग्रुप में आ गया। और उसने पढ़ाई की 7 नंबर वाले ग्रुप में आ गया, और उसने पढ़ाई की तो 10 वाले, टॉपर बन गया, है ना। शर्त यही है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो 3 नंबर लेने के बाद 4 नंबर ले और बोले कि मैं एल में पहुंच जाऊं, नहीं। ठीक है, कि अगर 0 है तो एल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 4 नंबर लेता है तब भी वो एल में ही रहेगा। जब तक उसके 7 नंबर्स नहीं आते तब तक वो एम में नहीं आ सकता। जब तक उसके 10 नंबर्स नहीं आते वो एन में नहीं आ सकता। इसलिए वही पॉसिबल है वैल्यूज जो उसको ऑर्बिट जंप कराएंगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई वैल्यू वो ले लेगा। यही स्पेक्ट्रम के साथ हो रहा है।
कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक लाइट को वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। और तो इसलिए जो हमारा स्पेक्ट्रम आया वो लाइन स्पेक्ट्रम आया। आप ये भी देखो कि वैल्यूज़ बहुत क्लोज होती जा रही हैं। अगर ये 13.6 की वैल्यू है तो यहाँ पर 3.4 है, तो उसके बहुत पास में -1.51 है, उसके और पास में -0.85 है। ऐसे ऐसे पास पास होती जा रही हैं। और जब ये ज़ीरो इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जब उसको 10.2 की मिली तभी वो उसने के को छोड़ के एल में पहुंचा। ठीक है। पहले उसको 5 की मिली थी तो वो के में ही रहा। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तभी वो जाएगा। यही बोहर का मॉडल है जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाता है। तो बोहर का मॉडल जो है वो, इसको रब कर दूं। बोहर का मॉडल जो है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यही इसका ड्रॉबैक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही बता पाता है। ठीक है। पहले यही इसकी खूबी थी कि हाइड्रोजन के बारे में इसने एक्सप्लेन कर दिया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और यही इसका ड्रॉबैक है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये क्यों नहीं बता पा रहा। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स हम बाद में करेंगे। तो आज हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल किया, कुछ कैलकुलेशंस की। आपको तो एंड रिजल्ट याद करना है, कैलकुलेशन का डेरिवेशन तो आपको नहीं आएगी, पर आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे आया है। बीच में अगर कोई फार्मूला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर दे, मास डबल कर दे, चार्ज कुछ हाफ कर दे तो आपको वैल्यूज़ ही याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। उम्मीद है आपको ये बोहर का मॉडल समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।